बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोगों ने देखना होता है कि अगर हम लोग एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना हम थोड़ा सा लिमिटेड हैं अभी भी। कि जैसे आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की डिस्कशन कर रहे थे, जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉस्ट बिहेवियर को रीड कर रहे थे, तो हम लोग ना सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर होते थे। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं ना लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो एक प्रोडक्ट और इंक्रीज हो जाती है। मतलब हम लोग दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लाजिम बात है, हमें मटेरियल भी रिक्वायर्ड है, हमें लेबर की भी जरूरत है, हमें टाइम भी चाहिए उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफरेंट होगी। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो मटेरियल अप्लाई होगा वो डिफरेंट वैल्यू का होगा। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारे पास लेबर कॉस्ट आती है वो भी डिफरेंट हमारे पास होगी। टाइम डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड होता है, और हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा। अब हम लोगों ने एज अ बिजनेसमैन हमारा जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्शन करें जिसमें हमारे ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, इनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके और अपने प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमम कर सकें। मतलब आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो बेसिकली प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन है। उस प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन तक पहुंचने के लिए इसके जो सब ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास होते हैं कॉस्ट की मिनिमाइजेशन एंड अपने रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन। इन तमाम चीजों को देखने के लिए हम लोग चलेंगे अपने नोट्स की तरफ। यहां से करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, और जैसे ही हम लोग यहां से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन भी इक्वेशन की तरह ना दो तरह के होंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन बनी बनाई होती थी और हम लोग जाके सॉल्व कर लेते थे, हमें वैल्यूज मिल जाती थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि बिल्कुल इक्वेशन में आपको कुछ चीजें नजर आ जाएंगी, आप लोगों ने डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ चले जाना। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन से डील नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारी डीलिंग होती है वो होती है इन इक्वलिटीज के साथ, मतलब लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। तो इन्हें कहा जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स। इनको हम लोग कहेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स। एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मोस्टली हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो अगर प्रॉफिट है तो हम अपने उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर कॉस्ट फंक्शन होगा तो फिर उसकी मिनिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। क्या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है हम लोगों ने। उसके साथ आपको एक कंडीशन बता दी जाएगी जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप लोग कभी भी नेगेटिव वैल्यूज में आंसर नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक्स एंड वाई का पॉजिटिव होना जरूरी है। मींस दैट मैंने ये बताना होता है कि हम प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं एंड प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं। तो मैं किसी से ये नहीं कह सकता कि आप -5 यूनिट्स बना कर दें, तो नेगेटिव में मैं उनको आंसर नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों ने एक्स एंड वाई बोथ और पॉजिटिव इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलना है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है आप लोगों ने। जब एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो आप लोगों ने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ रहना है। अब इसके क्वेश्चन में कुछ आपको स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन भी मिलेंगे। इन स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले इन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की टाइप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन बनाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड सब बराबर हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि हमने क्वेश्चन के सोल्यूशन को किस तरह से बनाना है। उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसने आपको तमाम तर पॉइंट्स क्लियर करके दे देने हैं। मतलब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करना आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। अब सॉल्यूशन का स्टार्ट किया जाता है हमेशा कॉन्स्ट्रेंट से। सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे हमेशा कॉन्स्ट्रेंट से। कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन से हैं? अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स 2 3 4 5 1 कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप देखेंगे मिनिमम एक कॉन्स्टेंट मिलेगा। आप देखेंगे आपको किसी क्वेश्चन में 2 कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं, किसी में 3 मिल रहे हैं, किसी में 4 मिल रहे हैं, किसी में 5 मिल रहे हैं, तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आपने क्या करना है, आपने अपने पास देखना है कि कॉन्स्टेंट्स वो हैं कौन कौन से। ये कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज हैं जहां पर लिमिटेशंस हैं।
जहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वो हदूद हैं जिनको आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या बताई गई इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पर इसको लिख देना है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, इसी तरह आप दूसरा कांस्टेंट अपने पास लिखेंगे विच इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। थर्ड वन इज x लेस देन इक्वल टू 4 and the fourth one is y less than equal to 6। ये कॉन्स्टेंट्स आप लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड कर लेने हैं। ऑलराइट, अच्छा पहले इसी से ही काम स्टार्ट हो जाएगा, आपने इसके मुताबिक अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब क्या है कि बेसिकली तो ये इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि इनके दरमियान इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, इक्वेशंस नहीं है ये इनइक्वालिटीज हैं, इनको कॉन्स्टेंट्स कहेंगे हम लोग। आपने इन तमाम कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। वो कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर फोकस करेंगे अपने पास एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। हर कांस्टेंट का एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट हम लोग अपने पास फाइंड करेंगे। ऑलराइट, क्या आपको पता है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट? अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर y इज इक्वल टू 0। और y इंटरसेप्ट क्या होता है? पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये थे x एंड y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? आपने सबसे पहले, अब देखिए यहां पर बहुत ज्यादा वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ना टू द पॉइंट रहना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो जस्ट फॉर 2 मार्क्स है। जबकि इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा ना हो कि आप 20 मिनट लगा दो और लीनियर प्रोग्रामिंग के 4-5 क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने ना थोड़े से शॉर्टकट यूज करते जाना है। जैसे कि आपको चाहिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट, आपको वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने पास पहला पॉइंट जब भी बनाएं उसमें एक्स को 0 पुट कर दें। जैसे ही एक्स को 0 पुट करूंगा तो ऐसा नहीं है जैसे मैं वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने जा रहा हूं, इक्वेशन में गए, एक्स को 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और जाकर y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो y की वैल्यू कैसे आएगी? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट। 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये आपको y इंटरसेप्ट मिल गया, आपको पहला पॉइंट मिल गया। फिर आपने दूसरा पॉइंट जब फाइंड करना है तब आप लोगों ने फिर y को 0 कर दिया। अब जैसे ही मैंने y को 0 किया तो 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। डन। तो फिर x के साथ 3 का कोएफिशिएंट है, 18 के साथ डिवाइड होगा तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी? बस ये फर्स्ट कांस्टेंट का आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ऑलराइट, हर अपने कांस्टेंट के साथ यही काम करना है। जब आप लोग आओगे सेकंड के पास तो यहां से आपको पॉइंट्स क्या मिलेंगे? 0 एंड 10 एंड, बस इस तरह से आप लोगों ने वर्किंग करनी है। ऐसा ना हो कि आप रफ वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हो। जबकि जब आप आते हैं ना x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इनके इंटरसेप्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि इफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कौन सी? कौन सी? वर्टिकल। तो ये एक किस्म की वर्टिकल लाइन बन जाएगी। And if y is equal to constant, then the line is तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो आप लोगों को एज सच इनके किसी किस्म के कोई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं। एनी प्रॉब्लम? अब आप लोगों ने ना अपने पास बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग ये देख लिया करो कि ये जो पॉइंट्स आप लोगों ने बनाए हैं इनमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ताकि आप लोगों को ना एक रेंज का आइडिया हो सके कि आपने कौन सी रेंज तक एक्स एंड वाई की वैल्यूज को लेकर जाना है। तो अगर हम लोग इन पॉइंट्स में गौर करें ना तो मुझे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिली
10, मुझे y की भी मैक्सिमम वैल्यू मिली 10। तो यहां से मुझे पता चल जाता है कि भाई मैंने इसकी स्केलिंग किस तरह से करनी है। आप लोगों का ग्राफ अच्छा होगा तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक सॉल्व है। लेकिन अगर ग्राफ में आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं या वहां पर आप लोग थोड़ी सी कंजूसी करते हैं तो आपके 2 मार्क्स जाए हो जाते हैं, आपकी मेहनत जाए हो जाती है। तो अब आप हम लोग आएंगे और अपने पास एक अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इतना छोटा सा भी ना हो कि हमें ग्राफ ही ना नजर आए, हमें उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ना नजर आए, जहां हम लोग डिस्टिंग्विश ना कर सकते हो। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे, ये बन गया मेरे पास एक्स एंड वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब देखिए यहां पर ना आपको सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्वेश्चन में ही गिवन था कि एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप लोग नेगेटिव वैल्यूज की तरफ नहीं जाएंगे। ऑलराइट। अच्छा अब देखें, मैं हर लाइन को ना 1 यूनिट कंसीडर कर लेता हूं, तो ये स्केलिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, अच्छा जैसे ही आप लोग अपना ये ग्राफ वगैरह इस तरह से बना चुके हों, अब आना है आपने अपने फर्स्ट कॉन्स्टेंट पर और उसका पहला पॉइंट। अब उसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? 0 एंड 9। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये 0 एंड 9 हमारे ग्राफ में कहां पर आएगा। x0, y की वैल्यू 9, तो ये है y इंटरसेप्ट, यहां पर आएगा। ये यहां पर 9 की वैल्यू मौजूद है। क्लियर? फिर आपने देखना है इसी का सेकंड पॉइंट विच इज 6 एंड 0 कहां पे पाया जाएगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कहा? जहां एक्स की वैल्यू 6। अब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए। जैसे ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को मिले, आपने इन दोनों को थ्रू स्ट्रेट लाइन आपस में ज्वाइन कर लिया। डन। और इसके साथ आप लोगों ने फौरन से लिख देना है ये हमारे पास लाइन 1 का ग्राफ है, इक्वेशन 1 का ग्राफ है ये हमारे पास। फिर आपने मूव कर जाना है सेकंड के पास। सेकंड के देखें पॉइंट्स कौन कौन से मौजूद थे? 0 एंड 10, 10 एंड 0, तो 0 एंड 10 ये इधर आएगा। 10 एंड 0 एक्स एक्सिस पर, जहां पर एक्स की वैल्यू। अब इनको भी थ्रू स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ये बन गया आपके पास लाइन 2 का ग्राफ। आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वन इज एक्स लेस देन इक्वल टू 4। कौन सी लाइन? वाई सी का। अब देखिए भाई, जब उसने कहा एक्स इज इक्वल टू 4, तो क्या वाई की कोई वैल्यू मिल रही है? तो जब वाई की वैल्यू ही नहीं मिल रही तो वाई पे तो मैं इसको ड्रॉ ही नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये पता है कि एक्स की वैल्यू 4 कहां पर है, ये रही। यहां पर आकर आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल फॉर्म में लेकर चलेंगे इसको इस तरह। ये आपके पास बन गया लाइन 3, मतलब थर्ड कॉन्स्ट्रेंट का ग्राफ। फिर देखें, आपको y की वैल्यू मिली, y इज इक्वल टू 6। कहां पर है? y एक्सिस, जहां पर y एक्सिस की में y की वैल्यू 6 हो। अब ये 6 मिल गई। यहां पर आप लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलनी है, लाइन 4। अब आपके तमाम तर कॉन्स्ट्रेंट्स कंप्लीट हो चुके। ऑलराइट, यहां तक पहुंच जाएंगे जी। अब काम स्टार्ट होता है
इनइक्वलिटीज के साइन का, कि जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें हम लोग साइन कौन से यूज कर रहे हैं। दो ही साइन नजर आएंगे, कौन कौन से? लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू। हमने ना शेड करना है एक ऐसा एरिया जिसमें हमारी तमाम तर कॉन्स्टेंट्स की कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हों। हमने एक ऐसे एरिया को लेके चलना है जहां पर तमाम तर कॉन्स्टेंट्स की कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने बाजार से, मार्केट से एक शर्ट परचेज करनी है, उसके लिए काफी सारे फैक्टर आ जाते हैं। पहली चीज, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप मार्केट जा सको, क्या परचेजिंग करोगे? नहीं। आपके पास पैसे हैं, आपके पास टाइम भी है, आप मार्केट पहुंच गए, लेकिन जैसी शर्ट आपने परचेज करनी थी वो आउट ऑफ स्टॉक है, परचेज करोगे? नहीं। हालांकि अब दो चीजें मीट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उसको, अच्छा, आपके पास पैसे हैं, टाइम भी है, मार्केट पहुंच गए, शर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन आउट ऑफ रेंज है, परचेज करोगे? मतलब आपके आइडिया के मुताबिक था वो शर्ट 3000 रुपीज की, लेकिन वो थी आफ्टर डिस्काउंट। जब आप गए तो डिस्काउंट खत्म हो चुका था, वो फुल प्राइस पे आ गई, 5000 रुपए की मिल रही है, क्या परचेज करके लाओगे? नहीं, अभी भी कंडीशन मीट नहीं हो रही। कब परचेज कर सकते हो? जितने की शर्ट है उतने पैसे मौजूद हो, टाइम भी हो, और जब आप मार्केट में जाओ तो वो शर्ट अवेलेबल भी हो आपके साइज के मुताबिक। अब देखो, जैसी सारी कंडीशन मीट हो रही है ना, तब आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। एम आई राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जब भी आप लोगों ने ग्राफ बनाना हो तो आप लोगों ने अब ये चीज अपने पास नोट कर लेनी है कि अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है तो हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बेसिक रूल है। फ्रॉम द ओरिजिन, लेस देन इक्वल टू, टूवर्ड्स ओरिजिन आपने मूव करना है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, अवे फ्रॉम द ओरिजिन आप लोग मूव करेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखें भाई, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज मौजूद हैं। अच्छा, हर किसी के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है। अगर हर किसी के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, तो डिसाइड करना बहुत इजी होता है। अब जो आप लोगों के पास कॉमन शेडेड एरिया बनेगा ना, और हर किसी के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन हो, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ वाला जो एरिया है ये कॉमन शेडेड एरिया है। ये आप लोगों का बनेगा, इस एरिया को कहा जाता है फिजिबल रीजन। इस एरिया को क्या कहेंगे? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन ये है हमारे पास हमारा कॉमन शेडेड एरिया। अक्सर हम लोग इसको यूं कर लेते हैं, ये वो एरिया है जहां पर हमारे तमाम तर कॉन्स्ट्रेंट्स की कंडीशंस मीट हो रही हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन यही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारे पास एरियाज चेंज भी हो सकते हैं। ये जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि लेस देन इक्वल टू के साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें कुछ लेस देन के साथ आएंगे कांस्टेंट और कुछ ग्रेटर देन के साथ आएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें सारे के सारे ग्रेटर देन मौजूद होंगे, तो हम लोग वो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, ये जरा देखें। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं लाइन 1 की तरफ। अगर हम लोग लाइन 1 पे गए तो उसके साथ साइन कौन सा यूज हो रहा था? लेस देन। आपने देखना है लाइन 1 का ग्राफ कौन सा है, क्या आपको मिल गया?
आपने इसके साथ ये एरो बना देना है कि भाई इसने अब लेस देन का साइन है तो किसकी तरफ मूव करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ऑलराइट, फिर हम लोग गए लाइन 2 के पास। लाइन 2 को जैसे ही हमने देखा तो इससे क्या पता चला, लेस देन इक्वल टू का साइन, तो टुवर्ड्स ओरिजिन। ऑलराइट, लाइन 3 के पास गए तो टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन था। लाइन 4 के पास गए तो भी टुवर्ड्स ओरिजिन। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब जरा देखिएगा, आपको ना एक कॉमन शेडेड एरिया फाइंड करना होता है, उसके डिसीजन बड़ा इजीली लिया जा सकता है। अगर आप लोग लाइन 3 को देखो, कॉन्स्ट्रेंट 3 क्या था, एक्स लेस देन इक्वल टू 4। मतलब उसने आपसे कह दिया था कि भाई एक्स के जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओ ना, वो 4 से कम होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं बना सकते। तो क्या उसने आपको मना नहीं कर दिया था कि आप x को 5, 6, 7 ना लेके जाना? अब चाहे आपके पास पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन जब आपको जरूरत है कि आपने एक शर्ट परचेज करनी है तो आप 2, 3, 4 नहीं परचेज करके लाओगे। गॉट इट? चाहे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे ही क्यों ना हो, चाहे रिसोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है 4 यूनिट्स, तो क्या आप 5 यूनिट बनाओगे? नहीं, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाना है। जब डिमांड ही 4 यूनिट्स की है तो आप 5 क्यों बना कर दोगे? तो आपने फिर लाइन 3 की लेफ्ट हैंड साइड का एरिया एक्सेप्ट करना है, लेकिन इसकी राइट हैंड साइड के तमाम तर एरियाज को रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि लाइन 3 आपको इजाजत ही नहीं दे रही कि आप इससे आगे जाओ। गॉट इट? गॉट इट? फिर आप लोग आए लाइन 4 की तरफ। लाइन 4 ने आपसे क्या कहा कि y लेस देन इक्वल टू 6। क्या आप 6 से कम तो रह सकते हैं, लेकिन आप 6 से ऊपर मत जाएं। तो 6 से ऊपर वाले जितने एरियाज हों उनको भी कैंसिल कर दो, क्योंकि लाइन 4 ने इजाजत नहीं दिया आप लोगों को। फिर आपके पास कौन से एरियाज बच गए? आपके पास ये 2 एरियाज बच गए। जब इन 2 एरियाज को देखा ना, सपोज मैंने इस एरिया को देखा, तो आप लोग यहां पे अगर गौर करें ना, तो मुझे लाइन 2 ने भी इजाजत दे दी, इट्स गुड। लाइन 2 ने कहा था भाई मुझसे नीचे रहना, तो लाइन 2 से तो नीचे ही हूं। अच्छा, लाइन 3 ने कहा था मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे रहो, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हूं। लाइन 4 ने कहा था कि भाई डाउनवर्ड रहना, मैं उससे नीचे ही हूं। ऐसे ही है ना? लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था ना, लाइन 1, वो है ही नहीं। तो क्या मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ? मतलब मार्केट में डिमांड भी मौजूद है, मेरे पास लेबर भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास मटेरियल ही नहीं है। क्या मैं वो प्रोडक्ट बना सकता हूँ? यही वजह है लाइन 1 ने इस एरिया की इजाजत नहीं दी, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इस एरिया को देखें जहां पर मैंने फिजिबल रीजन लिखा है, क्या सारे खुशी खुशी राजी नहीं है इस बात पे? मतलब ये वो एक फैमिली है जहां पर आपका रिश्ता होना है, जहां पर सारे राजी हैं। या आप ऐसे समझें जैसे एक अम्मी का खानदान है, एक अब्बू का खानदान है, कुछ दूर के रिश्तेदार वगैरह हैं। अब आपने शादी करनी है तो कहीं पे अम्मी नहीं मान रही, कहीं पे अब्बू नहीं मान रहे, कहीं पे आप खुद नहीं मान रहे। ओके, मतलब ये समझ ले लाइन 3 के बाद वाला एरिया, अम्मी ने कहा कि अब्बू के खानदान में शादी ना करना, मैं फंस गई हूं, तुमने नहीं फंसना। ओके, लाइन 4 के ऊपर वाले एरिया, अब्बू ने कहा अम्मी के खानदान में भी ना करना, मुझसे पूछो कैसे जिंदगी गुजारी। तो ये एक किस्म की एक म्यूचुअल वो बन रही थी, अम्मी अबू राजी हुए लेकिन हमें नहीं पसंद आई, तो हमने यहां पर भी रिजेक्शन दे दी। ये वो एक फैमिली थी जहां पर सारे के सारे खुशी थे कि चलें ठीक है इधर कर लेते हैं। एक एरिया ऐसा जरूर आइडेंटिफाई करना, वरना कुमारे मर जाओगे, मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? आई होप कि ये शेडेड एरिया आप लोग फाइंड कर लेंगे, आपको ग्राफ की समझ आ गई है। आपके क्वेश्चन में सबसे जो मेन पॉइंट है ना, वो यही है कि अगर आपने इस एरिया को ठीक से फाइंड कर लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। किसके?
फिजिबल रीजन के, शेडेड एरिया जिसे हम लोग कहेंगे फिजिबल रीजन। आपने फिजिबल रीजन के तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। देखिए एक पॉइंट तो ये खुद है ऑन वाई एक्सिस, फिर कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जहां जहां ये शेडेड एरिया टर्न ले रहा है। वैसे तो पॉइंट तो आपके पास ये वाला भी पॉइंट बन सकता है, हमने इनको नहीं लेना, आपने लेना है कॉर्नर पॉइंट्स को। तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये बन गए, ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट आ गया, साथ में एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो, और खुद पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी इसका कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं, मैंने उसे प्रोडक्शन करवानी है। मैं उससे कहूंगा कि भाई कुछ ना कुछ यूनिट प्रोड्यूस करो। मैं उससे ये नहीं कह सकता कि सपोज वो मुझसे पूछें कि भाई बताओ मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट परचेज करूं कि मेरे कॉस्ट मिनिमम हो, और मैं उसे कहूं कि भाई टेंशन ना लो, कुछ भी ना करो, तो तुम्हारी कॉस्ट मिनिमम, ना कुछ खरीदोगे ना तुम्हारे पास कोई कॉस्ट आएगी। तो वो कहेगा भाई साहब फिर तुम भी अपने घरों में बैठो, तुम भी इधर आने की तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, जब मैंने कुछ करना ही नहीं है तो तुम्हें किसी कहां से सैलरी दूं। तो उसे बिजनेस करवाना है आप लोगों ने, इसलिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन को अपने सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाना। मतलब मैंने उससे कोई ना कोई प्रोडक्शन जरूर करवानी है, उसका बिजनेस रन करेगा, प्रॉफिट आएगा तो मेरी सैलरी निकालेगा ना। तो आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अलावा बाकी सारे कॉर्नर पॉइंट्स उठा लेने हैं, इनको ना अपनी तरफ से कोई ना कोई नेम कर दो। जरूरी नहीं मैं जिसको ये कह रहा हूं आपने भी उसको यही कहना है, बस ये जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। मेरे पास यहां पर फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कितने मिले? बेसिकली 5 थे, लेकिन मैं कितने पिक करने जा रहा हूं? 4। बात क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑन अ फिजिबल रीजन, ये हमें कुछ नहीं पता होता कि कितने आने वाले हैं। कभी 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने कहना है इनफिनिट। गॉट इट? नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स तो वो भी लामहदूद हो सकते हैं, क्या पता नहीं कितनी हमारे पास लिमिटेशन वगैरह आ जाए। इसी तरह फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स का भी हमें आइडिया नहीं होता। हर क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन में 4 ही आएंगे, ऐसा नहीं है। किसी में 3 आ जाएंगे, किसी में 5 आ जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। गॉट इट? अब आपने ना इन तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज को डिटरमिन करना है कि इन तमाम पॉइंट्स की हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। जैसा कि पॉइंट ए, अब देखिए पॉइंट ए की वैल्यू क्या है। अच्छा, ऑन एक्स एक्सिस हो या ऑन वाई एक्सिस हो तो वो तो हम लोग बड़ा इजीली बता सकते हैं। अब ये पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये तो बड़ी आसानी से पता चल गया 0 एंड, किसी को एतराज? मैंने पॉइंट बी की वैल्यू को डिटरमिन करना है, पॉइंट सी की वैल्यू को, एंड पॉइंट, अच्छा पॉइंट डी का भी पता चल सकता है। पॉइंट डी इज ऑन एक्स एक्सिस वेयर y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें गिवन है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या वैल्यू? तो यहां पर आ जाएगा 4 एंड 0। ये 2 पॉइंट समझ आ गए आप लोगों को? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब आपने ना इनकी वैल्यूज को डिटरमिन करना हो तो ऐसा नहीं है कि आपने इधर देखना है नीचे कि मुझे एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है, तो आपके ग्राफ में थोड़ा बहुत कोई ना कोई एरर होता है। आपने इस तरह से नहीं चलना, आपने देखना है कि पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये देखिए अब ये पॉइंट बी है, ये देखिए जैसे ही गए कौन सी लाइन? लाइन 1 एंड लाइन 4। पॉइंट बी is the point of intersection of line 1 and line 4। तो आपने आना है इधर, यहां से पिक की, ये है लाइन 1 और ये है लाइन, यहां से एक्स एंड वाई की वैल्यूज को डिटरमिन। तो लाइन 4 ने बता नहीं दिया कि y इज इक्वल टू 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू के लिए हेल्प कौन करेगा? लाइन 1, लेकिन कब करेगा? जब मैं इसको y की वैल्यू बता दूं। देखिए आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना,
तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशंस तो हैं, लेकिन एज सच वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपको नहीं मिली। जहां से आपको y की वैल्यू मिल गई कि y की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। जब y की वैल्यू का आपको पता चल गया कि हमारे पास 6 है, तो ये 6 जाके पुट कर दो लाइन 1 में, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहां से देखो, अगर मैं y को 6 पुट करूं तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x प्लस 2 इंटू, सपोज करेंगे इज इक्वल टू है, इक्वेशन बनाकर आप देखिए 6 2 आर 12, 18 में से माइनस हुआ 12, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू मिल गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये जाकर पुट कर दो। b पॉइंट की क्या वैल्यू आएगी 2 एंड, अच्छा फिर c पॉइंट के पास गए। c पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3, तो लाइन 1 एंड लाइन 3, तो लाइन 3 ने कहा कि x को क्या एज्यूम करो 4, अब 4 लेकर चले गए लाइन 1 के पास, उससे जाकर y की वैल्यू पूछी, तो उसने कहा कि भाई मुझे अगर x की वैल्यू बता दो तो y की वैल्यू में हेल्प हो सकती है। तो हमने उसे x की क्या वैल्यू बताई, प्लस 2y इज इक्वल टू 18 इज इक्वल 4 3 आर, जब दूसरी साइड पे जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 3। तो आप लोग देखें यहां पर मुझे y की क्या वैल्यू मिलेगी, तो c की क्या वैल्यू मिलेगी 4 एंड, अच्छा अगर आप मेरे ग्राफ को गौर से देखें ना, तो मेरे ग्राफ के मुताबिक भी ऐसी ही वैल्यू है। देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू देखिए इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो ये 3 ही मिलेगा। इसी तरह अगर आप मेरे ग्राफ में पॉइंट बी को देखें, तो ये पॉइंट बी एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 पर आ रहा है और y की वैल्यू यहां पर क्या है 6। बस ये आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या आपको वैल्यूज का पता चल गया? अच्छा अब आपने उठाना है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था। सबसे लास्ट में काम आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, ये z है। अब देखो अगर p हो, p स्टैंड फॉर प्रॉफिट, कॉस्ट हो c से डिनोट करेंगे, लेकिन अगर कोई जर्नल फंक्शन है तो z से डिनोट करेगा। अब मुझे नहीं पता व्हाट इज z, तो वो आपको बता देगा कि भाई ये जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमने इसके साथ क्या करना है, हमने मैक्स मतलब ये कोई प्रॉफिट फंक्शन होगा। ऑलराइट, तो हमने इसको लिखना है z इज इक्वल टू 3x प्लस z इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वलिटी के साइन के साथ आएगा। ऑलराइट, अच्छा और इक्वलिटी के साइन के साथ आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा प्लस हो रहा हो, ये माइनस भी हो सकता है। जो भी होगा वो आपको बता दे, कोई इशू? ऑल क्लियर? अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने z की वैल्यू को फाइंड करना है यूजिंग पॉइंट ए बी सी एंड डी। आप देखें कि अगर मैं पॉइंट ए पर हूं, मतलब मैं x का कोई भी यूनिट ना बनाऊं और मैं y के 6 यूनिट्स बनाकर दे दूं, तो मेरे पास z की क्या वैल्यू आएगी? तो आपने इसके फंक्शन में जाना है, x को 0 पुट किया, y को 6 पुट किया, तो मुझे आंसर क्या मिला? आपको ये बात समझ आ गई कैसे 30 आया हमारे पास? ये पॉइंट्स आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देने हैं, तो वैल्यू आ गई 30। यहां पर 3 इंटू प्लस 5 इंटू इज इक्वल टू, अच्छा फिर 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 27, 3 इंटू 4 प्लस इज इक्वल टू
तमाम पॉइंट्स के साथ आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को डिटरमिन करना है। क्या वैल्यू डिटरमिन हो गई? देखिए अब आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंच चुके हैं। आपसे क्या कहा गया था? आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कौन सी वैल्यू को डिटरमिन करना है? मैक्सिमाइज। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपसे पूछा क्या गया। अगर आप लोगों से पूछा जाए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आप आंसर को टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स पर है, तो आप लोग जाके टिक करोगे 2 और 6 पर। मतलब क्या मतलब 2 और 6 का? क्या हम उसे कहेंगे कि x के 2 यूनिट्स और y के 6 यूनिट्स अगर तुम प्रोड्यूस करो, तो तुम्हारे एक तो रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाएंगे और तुम्हारा प्रॉफिट इस सिचुएशन पर मैक्सिमम होगा। अब देखें, प्रोड्यूस इन तमाम कंडीशन हो सकती हैं। ये सारे के सारे कहलाते हैं फिजिबल पॉइंट्स। फिजिबल ये फिजिबल रीजन के तमाम तर कॉर्नर पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? फिजिबल पॉइंट। उन फिजिबल पॉइंट्स में से एक हमारा सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल पॉइंट, मतलब ऑप्टिमल पॉइंट खुद फिजिबल पॉइंट है। ऑप्टिमल पॉइंट खुद फिजिबल पॉइंट है, लेकिन फिजिबल पॉइंट्स सारे के सारे ऑप्टिमल पॉइंट्स नहीं होते। ऑलराइट, आप लोगों के पास जो आपका फिजिबल रीजन आया, उस फिजिबल रीजन के तमाम तर कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये सारे के सारे फिजिबल पॉइंट्स हैं। फिजिबल पॉइंट से क्या मुराद है कि अपने रिसोर्सिस में रहते हुए ना मैं ये तमाम पॉइंट्स की प्रोडक्शन कर सकता हूं। मैं 0 और 6, 2 और 6, 4 और 3, 4 और 0 इन तमाम की प्रोडक्शन कर सकता हूं। लेकिन अब मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें से पिक करना है, तो वो होगा मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और वो क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम और कॉस्ट मिनिमम, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिमल पॉइंट। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इसी के साथ आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो जाता है। एक हमारे पास एडिशनल पॉइंट है कि अगर आप लोग यहां पे थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो लाइन 2 का ग्राफ है, चाहे मैं इसको यहां से स्किप कर दूं, क्या मेरे सोल्यूशन में कोई फर्क पड़ा? अच्छा, क्या मैं इसको वापसी लेकर आ जाऊं, क्या मेरे सोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ा? क्या ये मेरे फिजिबल रीजन को टच कर रहा है? तो ऐसी कॉन्स्ट्रेंट को कहा जाता है रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। जैसी आपके घर में आपकी इंपॉर्टेंस है, आपका होना ना होना बराबर है, इसी तरह से रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग में कि इसका होना और ना होना बराबर है, हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, अब आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको ये कॉन्स्टेंट्स बता दिए जाएं और आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट कॉन्स्टेंट, तो आप लोग किसको टिक करोगे? x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10 इज रिडंडेंट कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, तमाम लीनियर प्रोग्रामिंग में बस इतना कुछ है जो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग में और कुछ भी नहीं है। होम असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करके आना है। तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी एक जैसा ही है। कोशिश कीजिएगा ग्राफ अच्छा सा बने, फिजिबल रीजन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको।
फिर अगर कहीं पे कोई इश्यूज वगैरह आएंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो मोस्टली फोकस होगा वो होगा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की तरफ, कि हम लोगों ने इनसे कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से बनानी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।